नमस्कार बच्चों, हमारा आज का विषय है संधि। आज हम संधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम एक वीडियो देखते हैं। कल सूर्योदय होने पर मैं पुस्तकालय जाऊंगी। वहाँ अनेक विद्यार्थी मिलेंगे। वहाँ महेश भी आएगा। मैं उससे महादेवी वर्मा की कविता का भावार्थ पूछूंगी। शाम को हम गणेश चतुर्थी के महोत्सव में जाएंगे। तन्वी, ये क्या लिख रही हो और अपने आप से क्या बात कर रही हो? हमारी अध्यापिका ने कुछ शब्द दिए हैं और उनसे अनुच्छेद बनाने को कहा है। कौन से शब्द? सूर्योदय, पुस्तकालय, विद्यार्थी, महेश, भावार्थ, गणेश, महोत्सव। अरे, ये तो संधि वाले शब्द हैं। संधि वाले शब्द मतलब? चलो उस खाली कक्षा में चलते हैं। मैं तुम्हें बोर्ड पर लिखकर समझाती हूँ। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। विद्यार्थी, विद्या जमा अर्थी। महेश, महा जमा ईश। भावार्थ, भाव जमा अर्थ। गणेश, गण जमा ईश। महोत्सव, महा जमा उत्सव। ये सभी शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें पहले शब्द के वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में मेल होने से परिवर्तन हुआ है। इसी को संधि कहते हैं। धन्यवाद दीक्षा, तुमने तो मुझे कितनी आसानी से संधि के बारे में बता दिया। तो बच्चों, वीडियो देखकर आप समझ गए हैं कि संधि किसे कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मिलना या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण अर्थात आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से दोनों वर्णों में जो परिवर्तन आता है अर्थात जो बदलाव आता है उसे ही संधि कहते हैं। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का अंतिम वर्ण अ और आलय का प्रथम वर्ण आ मिलकर अ और आ मिलकर आ बनाएंगे तो पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय शब्द बनाएगा। इसी प्रकार सूर्योदय। सूर्योदय दो शब्दों से मिलकर बना है, सूर्य जमा उदय। सूर्य का अंतिम वर्ण अ और उदय का प्रथम वर्ण उ मिलकर छोटा ओ बनाते हैं, इसलिए सूर्य जमा उदय मिलकर शब्द बनेगा सूर्योदय। इसी प्रकार गणेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गण जमा ईश। गण का अंतिम वर्ण है अ और ईश का प्रथम वर्ण है ई, जिस अ और ई मिलकर छोटा ए बनाएंगे। इस प्रकार गण जमा ईश मिलकर गणेश शब्द बन जाएगा। अब हम कह सकते हैं कि निकटवर्ती वर्णों के अर्थात ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उनमें जो परिवर्तन आता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि द्वारा वर्णों के मेल से बने शब्दों को जब हम दोबारा अलग अलग करके लिखते हैं तो उसी प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे विद्यार्थी शब्द को जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो उसे संधि विच्छेद कहेंगे। विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या जमा अर्थी। इसी प्रकार महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा जमा उत्सव। आइए अब हम संधि के भेद करेंगे। संधि करने पर शब्दों के स्वर, व्यंजन अथवा विसर्गों में परिवर्तन होता है।
इसी आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। आइए इसके बारे में अब हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। संधि का पहला भेद है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिव जमा आलय मिलकर शिवालय बनाएंगे। यहाँ पर 2 स्वरों का मेल हो रहा है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है दीर्घ संधि। जब ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अपने समान ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो दोनों स्वरों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे भाव जमा अर्थ भावार्थ। भाव का अंतिम वर्ण अ और अर्थ का प्रथम वर्ण अ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि है। इसी प्रकार सीमा जमा अंत से शब्द बनेगा सीमांत। अगला शब्द देखते हैं रवि जमा इंद्र। रवि का अंतिम वर्ण ई और इंद्र का प्रथम वर्ण ई मिलकर बड़ी ई बना रहे हैं। रवि जमा इंद्र का शब्द होगा रवींद्र। इसी प्रकार मही जमा इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर महेंद्र बना रहे हैं। भानु जमा उदय, यहाँ पर छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। भानु जमा उदय भानुदय। वधु जमा उत्सव वधूत्सव। हिम जमा आलय हिमालय। महा जमा आशय महाशय। इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं मुनि जमा ईश मुनीश। सती जमा ईश सतीश। लघु जमा ऊर्मी लघूर्मी। वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। जब अ आ के बाद ई आता है तो ए हो जाता है छोटा ए, और जब अ आ के बाद ऊ आता है तो छोटा ओ बन जाता है। इसी प्रकार अ आ के बाद यदि री आए तो वह अर हो जाता है। आइए अब इसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे नर जमा इंद्र, यहाँ पर अ और छोटी ई मिलकर ए बनाएंगे तो नर जमा इंद्र में क्या बनेगा नरेंद्र शब्द बनेगा। इसी प्रकार नर जमा ईश, यहाँ पर अ जमा बड़ी ई मिलकर छोटा ए ही बनाएंगे तो नर जमा ईश नरेश। अगला शब्द देखते हैं महा जमा इंद्र। आ जमा ई मिलकर छोटा ए बनाएंगे तो महा जमा इंद्र शब्द क्या बनेगा महेंद्र। इसी प्रकार महा जमा ईश महेश। अगला शब्द देखते हैं सर्व जमा उदय। यहाँ पर अ और ऊ मिलकर छोटा ओ बना रहे हैं तो सर्व जमा उदय सर्वोदय बनेगा। इसी प्रकार जल जमा ऊर्मी, यहाँ पर अ और बड़ा ऊ मिलकर भी छोटा ओ बना रहे हैं तो इसलिए जल जमा ऊर्मी शब्द बनेगा जलोर्मी। अगला देखिए महा जमा उत्सव। आ और ऊ मिलकर छोटा ओ बनाएंगे तो महा जमा उत्सव में शब्द क्या होगा महोत्सव। महा जमा उर्मी महोर्मी। अगला शब्द देखिए जब अ और री मिलेंगे तो अर बनेगा। जैसे देव जमा ऋषि, अ जमा री मिलकर अर बनाएंगे तो देव जमा ऋषि का शब्द बनेगा देवर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मा जमा ऋषि का शब्द बनेगा ब्रह्म ऋषि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। जब अ आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों मिलकर बड़ा ए बनते हैं, और जब अ आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों मिलकर बड़ा ओ बन जाते हैं, इसलिए इसे वृद्धि संधि कहते हैं कि दोनों अ आ के बाद छोटा ए आए या बड़ा ए तो बड़ा ए ही बनेगा, और ओ औ आए तो बड़ा औ ही बनेगा। आइए अब इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक जमा एक मिलकर शब्द बनेगा एक एक। यहाँ पर एक का अ और एक का ए, अ जमा ए मिलकर एक एक यानी बड़ा ए बना रहे हैं।
इसी प्रकार मत जमा ऐक्य, यहाँ पर अ जमा बड़ा ए मिलकर भी बड़ा ए ही बना रहे हैं, मत जमा ऐक्य मतैक्य। इसी प्रकार सदा जमा एव सदैव, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, वन जमा औषधि वनौषधि, वन जमा औषधि में वन अ जमा ओ मिलकर औषधि बड़ा औ बना रहे हैं, वनौषधि। इसी प्रकार परम जमा औषधि परमौषधि, महा जमा औषधि महौषधि। तो सभी में विधि संधि है, क्योंकि अ और ए मिलकर बड़ा ए, अ और ओ मिलकर बड़ा औ बनाते हैं। स्वर संधि का अगला भेद है यण संधि। जब ई ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात कोई दूसरा स्वर आए, तो दोनों के मेल से ई का य, ऊ का व तथा री का र हो जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यदि जमा अपि में यदि का ई का मेल अ से हो रहा है, अपि का अ से हो रहा है, तो ई और अ मिलकर यद्यपि बन जाएंगे। ई का य हो गया, इसलिए यह शब्द बनेगा यद्यपि। यहाँ पर ई के बाद यदि ई होता तो वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता, लेकिन ई के बाद ई न होके, अर्थात समान स्वर न होके कोई भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पर ई का य हो गया है। अगला उदाहरण भी इसी की तरह है। इति जमा आदि, यहाँ पर ई का मेल आ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ई का य में परिवर्तित हो रहा है। इति जमा आदि इत्यादि बनेगा। अगला शब्द देखिए, देवी जमा अर्पण। देवी जमा अर्पण बनेगा देव्य अर्पण, यहाँ पर भी ई का य हो गया है। इसी प्रकार अगला शब्द है देवी जमा आगमन देव्यागमन। अगला उदाहरण देखिए, सु जमा अच, यहाँ पर ऊ का मेल अ से हो रहा है, अर्थात ऊ का मेल समान स्वर ऊ से ना होकर अ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऊ का व हो जाएगा, तो सु जमा अच शब्द बनेगा स्वच्छ। अगला उदाहरण है सु जमा आगत, यहाँ पर भी ऊ का मेल आ से होने के कारण ऊ का परिवर्तन व में हो जाएगा, तो यह शब्द बनेगा स्वागत। अगला उदाहरण देखिए, मातृ जमा अर्चना में री का मेल अ से हो रहा है, री का मेल भिन्न स्वर अर्थात अ से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर री का र में परिवर्तन हो जाएगा और यह मातृ जमा अर्चना शब्द बनेगा मात्रार्चना। अगला उदाहरण भी इसी प्रकार है, मातृ जमा आज्ञा का मेल होने से शब्द बनेगा मात्राज्ञा। स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में ए और ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से हो जाए तो छोटे ए का अय, बड़े ए का आय, छोटे ओ का आव और बड़े ओ का आव हो जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ने जमा अन में छोटा ए अ से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ने जमा अन नयन बनेगा। अगला उदाहरण है गै जमा अक, यहाँ पर बड़े ए का मेल अन्य स्वर अ से हो रहा है, इसलिए बड़ा ए आय में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द बनेगा गायक। अगला उदाहरण देखिए, पो जमा अन में छोटा ओ अ से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ओ का अव हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पवन। अगला उदाहरण पौ जमा अक, यहाँ पर बड़े ओ का मेल अ से हो रहा है, इसलिए बड़े ओ का परिवर्तन आव में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पावक। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे, पो जमा इत्र, यहाँ पर छोटे ओ का मेल ई से हो रहा है, इसलिए छोटे ओ का परिवर्तन अवी में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पवित्र।
अगले उदाहरण में 9 जमा 1 में औ का मेल ई से हो रहा है, इसलिए औ आवी में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा नाविक। इस प्रकार अयादी संधि में ए ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर अलग अलग परिवर्तन आते हैं। स्वर संधि के बाद संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। आइए इसे समझते हैं। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा अंबर, यहाँ क व्यंजन का मेल स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है, शब्द बनेगा दिगंबर। अगला उदाहरण देखिए, सत जमा आचार, यहाँ त व्यंजन का मेल आ स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है और शब्द बनेगा सदाचार। इसी प्रकार सत जमा गति सदगति, सम जमा कल्प संकल्प, यहाँ म व्यंजन का मेल क व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है और शब्द बनेगा संकल्प। व्यंजन संधि में अक्षरों में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए अलग अलग नियम हैं। जैसे यदि क च ट त प व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो अथवा य र ल व वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो तो क का ग अर्थात क वर्ग का तीसरा वर्ण ग आ जाएगा। इसी प्रकार च का ज अर्थात च वर्ग का तीसरा वर्ण ज आ जाएगा। ट का ड, त का द, प का ब हो जाएगा अर्थात तीसरा वर्ण आ जाएगा। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है दिक जमा अंबर, यहाँ क का मेल स्वर से हो रहा है, इसलिए क की जगह ग आ जाएगा और शब्द बनेगा दिगंबर। अगला देखिए, दिक जमा गज, यहाँ क का मेल ग से हो रहा है, इसलिए क का परिवर्तन ग में हो जाएगा अर्थात क वर्ग का तीसरा अक्षर ग और शब्द बन जाएगा दिग्गज। अगला उदाहरण देखिए, अच जमा अंत, यहाँ च का मेल स्वर से हो रहा है, इसलिए च के स्थान पर ज आ जाएगा और शब्द बनेगा अजंत। अगला उदाहरण है जगत जमा आनंद, यहाँ त का मेल स्वर से हो रहा है, इसलिए त के स्थान पर द अर्थात त वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा और शब्द बनेगा जगदानंद। अगला उदाहरण है सत जमा बुद्धि, यहाँ त का मेल ब से हो रहा है, इसलिए त के स्थान पर द आ जाएगा और शब्द बनेगा सद्बुद्धि। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद न या म आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है। पंचमा अक्षर प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को कहते हैं। जैसे क वर्ग का पंचमा अक्षर है अंग, च वर्ग का पंचमा अक्षर है अय, ट वर्ग का पंचमा अक्षर है अण, त वर्ग का पंचमा अक्षर है न, प वर्ग का पंचमा अक्षर है म। तो पहले वर्ण के बाद यदि न या म आए तो प्रथम वर्ण उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में बदल जाता है, यही नियम है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे वाक जमा मैं, यहाँ पर क का मेल म से हो रहा है, क के बाद म आया है तो इसलिए क का परिवर्तन उसी वर्ग के पंचमाक्षर अंग में हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा वांग मय। अगला उदाहरण देखिए, षट जमा मास, यहाँ पर ट के बाद म आया है तो इसलिए ट के स्थान पर उसी वर्ग का पंचमाक्षर अण आ जाएगा और शब्द बन जाएगा षणमास। अगला उदाहरण है जगत जमा नाथ, यहाँ पर त के बाद न आया है इसलिए त के स्थान पर न ही आ जाएगा क्योंकि त वर्ग का पंचमाक्षर है न, तो शब्द बनेगा जगन्नाथ। अगला नियम है
यदि त व्यंजन के साथ च छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। यदि त के बाद ज झ आए तो त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। और यदि त के बाद ल व्यंजन आए तो त का ल हो जाएगा। आइए इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है उत जमा चारण। यहाँ पर त के बाद च आया है, इसलिए त का परिवर्तन च में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा उच्चारण। अगला उदाहरण इसी प्रकार है शरत जमा चंद्र। यहाँ पर त के बाद च आया, इसलिए त का परिवर्तन च में हो गया और शब्द बन गया शरत चंद्र। अगला उदाहरण देखिए सत जमा जन। यहाँ पर त के बाद ज आया, इसलिए त का परिवर्तन ज में करेंगे और शब्द बन जाएगा सज्जन। अगला उदाहरण देखिए उत जमा लास। यहाँ पर त के बाद ल आया है, इसी कारण त का परिवर्तन ल में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा उल्लास। अगला नियम है यदि त के बाद ह व्यंजन आए तो त का द में और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर दो परिवर्तन होंगे, त द में परिवर्तित होगा और ह ध में परिवर्तित होगा। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे उत जमा हरण। यहाँ पर त के बाद ह आया, इसलिए त का परिवर्तन द में, द के नीचे हलंत, और ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। शब्द बन जाएगा उद्धरण। अगला उदाहरण है तत् जमा हित। यहाँ पर भी त के बाद ह आया, तो इसलिए त का परिवर्तन द में, द के नीचे हलंत, और ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा तद्धित। क्योंकि ह में छोटी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए ध में छोटी की मात्रा लग जाएगी। शब्द बन जाएगा तद्धित। अगला नियम है यदि किसी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले च वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अनु जमा छेद। यहाँ पर अनु में कौन सा स्वर लगा हुआ है? छोटा ऊ। तो ऊ के बाद छ आया है, स्वर के बाद छ आया है, इसलिए छ से पहले च जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। अगला उदाहरण देखो स्व जमा छंद। यहाँ पर अ स्वर आया है, स्व में अ स्वर आया है और अ के बाद छ आया है, इसलिए छ से पहले च आ जाएगा। स्व जमा छंद शब्द बन जाएगा स्वच्छंद। अगला नियम है यदि म के बाद अंतस्थ व्यंजन य र ल व या ऊष्म व्यंजन श श स ह आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जमा योग। यहाँ पर म के बाद अंतस्थ व्यंजन य आया है, इसलिए म अनुस्वार में बदल जाएगा और शब्द बनेगा संयोग। अगला उदाहरण है सम जमा रक्षण। यहाँ पर म के बाद अंतस्थ व्यंजन र आया है, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और शब्द बन जाएगा संरक्षण। अगला उदाहरण देखिए सम जमा लाप। यहाँ पर म के बाद अंतस्थ व्यंजन ल आया, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और शब्द बन जाएगा संलाप। अगला उदाहरण देखिए सम जमा शय। यहाँ पर म के बाद ऊष्म व्यंजन श आया, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वार आएगा और शब्द बन जाएगा संशय। अगला उदाहरण देखिए सम जमा सार। यहाँ म के बाद ऊष्म व्यंजन स आया है, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और शब्द बन जाएगा संसार। अगला उदाहरण देखिए सम जमा हार। यहाँ पर भी म के बाद ऊष्म व्यंजन ह आया, इसलिए म अनुस्वार में बदल जाएगा और शब्द बन जाएगा संहार। अगला नियम है यदि म के बाद म व्यंजन आए तो म अनुस्वार में नहीं बदलेगा, बल्कि द्वित्व म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सम जमा मति। यहाँ पर म का मेल म से ही हो रहा है, अर्थात म के बाद म व्यंजन आया है, इसलिए आधा म अनुस्वार में नहीं बदलेगा, बल्कि वो उसी प्रकार द्वित्व म में प्रयोग हो जाएगा। शब्द बन जाएगा सम्मति। अगला उदाहरण देखिए सम जमा मोहन।
इसमें भी म के बाद म आया है, इसलिए यहाँ भी द्वित्व म का प्रयोग किया जाएगा और शब्द बन जाएगा सम्मोहन। संधि का तीसरा भेद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह जमा आत्मा, यहाँ विसर्ग का मेल स्वर से हो रहा है और शब्द बनेगा दुरात्मा, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। अगला उदाहरण देखिए, दुह जमा गंध दुर्गंध, मनः जमा योग मनोयोग, तपह जमा भूमि तपोभूमि। इन सभी में विसर्ग का मेल व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में परिवर्तन के अलग अलग नियम हैं। जैसे विसर्ग का ओ में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यदि विसर्ग से पहले अ है और बाद में भी अ है तो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है अथवा य र ल व हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मनः जमा अनुकूल, यहाँ पर विसर्ग से पहले अ स्वर है और विसर्ग के बाद भी अ स्वर है, इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोनुकूल। अगला उदाहरण देखिए, तपह जमा बल, यहाँ भी विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद ब आया है, प वर्ग का तीसरा व्यंजन, इसलिए यहाँ विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा तपोबल। अगला उदाहरण देखिए, वयः जमा वृद्ध, यहाँ विसर्ग से पहले अ है लेकिन विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन व है, इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा वयो वृद्ध। अगला उदाहरण देखिए, पयः जमा द, यहाँ पर विसर्ग से पहले तो अ है लेकिन विसर्ग के बाद द आया है, इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा पयोद। अगला उदाहरण देखिए, मनः जमा योग, विसर्ग से पहले अ विसर्ग के बाद य, इसलिए विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोयोग। विसर्ग र में किस प्रकार परिवर्तित होता है, आइए देखते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो अथवा विसर्ग का मेल किसी स्वर से या किसी वर्ग के तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण से हो अथवा विसर्ग का मेल य ल व ह से हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। निह जमा आशा, यहाँ पर विसर्ग से पहले अ स्वर को छोड़कर दूसरा स्वर है अर्थात छोटी ई है और विसर्ग का मेल स्वर से ही हो रहा है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निराशा। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा धन, यहाँ विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग का मेल ध से हो रहा है अर्थात त वर्ग का तीसरा वर्ण ध, इसलिए विसर्ग के स्थान पर र आ जाएगा और शब्द बन जाएगा निर्धन। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा जन, यहाँ विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग का मेल ज से हो रहा है, इसलिए विसर्ग र में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निर्जन। अगला उदाहरण देखिए, आशीह जमा वाद, यहाँ विसर्ग से पहले बड़ी ई है और विसर्ग का मेल व से हो रहा है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। अगला नियम देखिए, विसर्ग श में किस प्रकार परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ श हो तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा च, यहाँ विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग का मेल च से हो रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा और शब्द बन जाएगा निश्चय। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा छल, यहाँ विसर्ग से पहले छोटी ई है और विसर्ग का मेल छ से हो रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा
और शब्द बन जाएगा निश्चल। अगला नियम देखिए, विसर्ग स में किस प्रकार परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग के बाद त, थ, प, स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः जमा ते, यहाँ विसर्ग का मेल त से हो रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर स आ जाएगा और शब्द बन जाएगा नमस्ते। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा सहाय, यहाँ विसर्ग का मेल स से हो रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर स ही आ जाएगा और शब्द बन जाएगा निस्सहाय। अगला नियम देखिए कि विसर्ग श में कैसे परिवर्तित होता है। यदि विसर्ग से पहले ई ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प में से कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जमा कपट, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग का मेल क से हो रहा है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाएगा और शब्द बन जाएगा निष्कपट। इसी प्रकार अगला उदाहरण है निह जमा फल, यहाँ पर विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग का मेल फ से हो रहा है, इसलिए शब्द बनेगा निष्फल। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा प्राण, यहाँ विसर्ग से पहले ई स्वर है और विसर्ग का मेल प से हो रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर श आ जाएगा और शब्द बन जाएगा निष्प्राण। विसर्ग संधि में कहीं कहीं विसर्ग का लोप भी हो जाता है। इसके लिए नियम है कि यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निह जमा रोग, यहाँ पर विसर्ग का मेल र से हो रहा है, इसलिए शब्द बनेगा निरोग और न में दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, निह जमा रस, यहाँ पर भी विसर्ग का मेल र से हो रहा है, इसलिए शब्द बनेगा नीरस, न में ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाएगा। तो बच्चों, हमारा यह संधि विषय यहीं समाप्त होता है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह विषय समझ आया होगा और आप इसका स्वयं अभ्यास अवश्य करेंगे और इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद।